जिस प्रकार से आपने मोदी जी को सुना होगा, मुझे भी आप सुनिए, मैं उनसे कम नहीं हूँ। बनारस में मैं पहली बार तो आया हूँ, लेकिन नाता मेरा बहुत पुराना रहा है। सुर्खियों में बने रहने के लिए आपने एक स्टेप उठाया है। लोगों को लग रहा है सुर्खियाँ, इसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो डर, एक बहुत बड़ा डर है। आप तो नॉमिनेशन वापस नहीं लोगे ना? हम कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ना कोई हम किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हमें कुछ पद चाहिए। दिक्कत ये है कि इसमें बीजेपी की अकेली गलती नहीं है, गलती इसमें कांग्रेस की भी है। जरूरी नहीं कि हर गुजराती कैप्टन से आपको जीत मिले, क्योंकि मैं ये एक आपको सुझाव देता हूँ कि वही जीतेगा जो अच्छी फेंकेगा। पांड्या की बात कर रहा हूँ। आरसीबी? मुझे आरसीबी है ना कांग्रेस ही लगती है। कोई मुझे कहता है कि आप तो 56 इंच वाले के सामने लड़ने चले हो, आप 56 किलो के भी नहीं हो। मुझे मेरी लड़ाई मोदी जी से है ही नहीं। राजनीति दे विच रंगीला जिहड़ा है, वाराणसी दे विच जो कम एने कीता है, चंगा कम है। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और हमारे साथ हैं श्याम रंगीला। तो मेरा पहला सवाल श्याम आपसे ये है, 2014 में जो पीएम मोदी के फैन बॉय हुआ करते थे, 2024 में वही उनके अगेंस्ट में वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये किस तरह से आया? देखिए, ये बहुत, इसके पीछे एक जो अंधभक्त और उसके बाद भक्त और फिर उसके बाद थोड़ा सा विरोधी होने में जो चीज़ें हैं, वो ये है कि 2014 के अंदर जो सरकार थी उसको लेकर के हम यूँ थे कि हमें पलटनी है, मतलब हम वो योद्धा हैं, सिपाही हैं मोदी जी के। वैसे ही हमने काम किया था 2014 में। फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं हो, हमने कोई चीज़ शेयर करने में कमी नहीं छोड़ी। फिर 2017 में ऐसा हुआ कि मैं जो मोदी जी की आवाज़ निकालता था, उसका एक शो था लफ्टर चैलेंज, तो उसमें एक जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो रोक दी गई थी, सेंसर कर दी गई थी। तो वो बाद में लीक हुई थी, तो वो लीक होने के बाद जो है लोगों तक पहुंची और मैं थोड़ा सा बच पाया कि भाई हाँ, मतलब कुछ हो गया ज़िंदगी में। नहीं तो बहुत कुछ हो जाता कि हो सकता है मैं करता ही नहीं, मनोबल टूट जाता। तो उसके बाद फिर वो भक्त वाला हो गया। उसके बाद यूँ होगा कि ठीक है, मोदी जी ने तो नहीं किया होगा, किसी और ने किया होगा, भक्त तो हैं, कोई बात नहीं है। 2024 में ऐसा हो गया कि वो चीज़ें छोड़ करके, मैं पर्सनल चीज़ें छोड़ करके बात करूँ तो लोकतंत्र में, मतलब चुनावों के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी का बंदे को ही लिया जा रहा है अपनी तरफ, फिर पर्चे उठवाए जा रहे हैं, वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। तो फिर वो अंधभक्त है ना, वो फिर भक्त होने के बाद में फिर अब वो विरोधी होना पड़ रहा है। पहले आप अंधभक्त हुआ करते थे? पहले 2014 में अंधभक्त हुआ करता था, बट अब विरोधी हो गए हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बनारस ही क्यों? मतलब कभी आप गए हैं बनारस? बनारस कभी गए नहीं और विरोधी, बिल्कुल विरोधी नहीं हुए हैं हम मोदी जी के। तो मैं आज भी विरोध में नहीं हूँ, मतलब मैं उनके भक्त नहीं हूँ उनका, लेकिन विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी को मैं देख करके मैंने सीखा है और मोदी जी से मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो वीडियो बनाना हो, हाँ कॉमिक टाइमिंग हो, चाहे वो थोड़ी एक्टिंग टाइप हो, ऐसा कोई मजाक करना हो, तो सब चीज़ें मोदी जी से मैंने सीखी है। तो मैं विरोधी तो कभी नहीं हो सकता हूँ मोदी जी का। जो काम वो कुछ ऐसे कर दिए हैं, और जैसे वो हुआ वोटिंग का अधिकार छीन ले गया, तो हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ना कोई हम किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हमें कुछ पद चाहिए, ना हमें कोई राजनीति करनी है। हम वो चीज़ लोगों को दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, और वो बनारस के जरिए जताना चाहते हैं। बनारस से पहली बार बनारस जा रहे हैं और लड़ रहे हैं पहली बार बनारस से। तो बनारस जब हम जाएंगे, पहली बार जाएंगे और लोगों को बता के जाएंगे कि पहली बार ही आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम पहले आए हुए हैं। और जाते ही कहेंगे कि भाइयों बहनों, बनारस में मैं पहली बार तो आया हूँ, लेकिन नाता मेरा बहुत पुराना रहा है। मुझे लगता है यहाँ भी मैं पिछले जन्म में पैदा हो, नहीं ये तो पश्चिम बंगाल में बोल दिया। लगता है मेरा पिछले से पिछला जन्म यहाँ हुआ है, या अगले से अगला यहाँ पे होगा। तो मेरा नाता तो बहुत पुराना है। और वैसे भी एक गाना मैंने सुना, खई के पान बनारस वाला। वो गाना जब मैंने पहली बार सुना, मुझे तब से मन में था कि मैं कभी बनारस जाऊं और वहाँ का पान खाऊं। तो पान खाने के लिए आप चुनाव लड़ने चले गए? हाँ, और आज हमें ये मौका मिला है कि बनारस आकर के पान खाएंगे, तो ये सब बातें हम करेंगे। लोग ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बस मतलब सुर्खियों में बने रहने के लिए आपने एक स्टेप उठाया है। बिल्कुल लगा रहे हैं, लोगों की बात कहीं गलत भी नहीं है। सुर्खियों में बना हुआ हूँ तो लोगों को लगेगा भी कि इसीलिए किया है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि सुर्खियों में थोड़ा सा ना पहले भी था मैं, मतलब लोग मुझे थोड़ा जानते थे। तो जब मुझे जानते थे तो मुझे इस तरीके से सुर्खियों में आने की क्या ज़रूरत थी।
अब आप इस सुर्खियों की बात कर रहे हो, सुर्खियों की लोगों को लग रहा है सुर्खियां, इसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो डर, एक बहुत बड़ा डर है कि किस तरह का डर? डर इस तरह का कि कुछ भी हो सकता है। मतलब जब इतने चीज़ें हो रही हैं देश में, केजरीवाल जी जेल में चले गए, उधर ये हो गया, इधर ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी का पता ही नहीं लगता, तो मेरी कहाँ, मतलब वो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ कि भाई मेरा क्या पता लगेगा। लेकिन उसके पीछे जो चीज़ है ना, वो अगर कोई और इतनी हिम्मत करके जितनी मैंने की है, मुझे पता है मैंने कितना साहस दिखाया कि घर वालों को मैंने ये बोला है कि आप मेरे को कुछ भी हो जाए आप चिंता मत करो। अगर मैं ये नहीं किया ना मैंने, तो फिर मैं मन महसूस के बैठूंगा घर पे कि यार चलो कोई नहीं, तो फिर इसमें मज़ा नहीं है, मैं जी नहीं पाऊंगा ढंग से। तो मैंने ये चीज़ समझाई, अगर ये चीज़ कोई और समझा दे और सुर्खियाँ ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर वाराणसी छोड़ दूंगा, मैं उनको सुर्खियाँ मैं खुद दूंगा यूट्यूब चैनल के जरिए। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जब आपने फर्स्ट टाइम अपने घर वालों को बताया कि देखो मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और जा रहा हूँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैंने पहली बार जब बताया तो उससे पहले उनको खबरों से पता लग चुका था, न्यूज़ से पता लग चुका अच्छा, था। पहले पता लग गया था उन्हें? पहले पता लग गया था, उससे पहले मैंने किसी को बताया भी नहीं था घर पे, क्योंकि मुझे लगा कि घर वाले समझेंगे कि मजाक कर रहा है या मतलब सीरियस नहीं लेंगे, इतनी बहुत बड़ी बात है तो क्यों सीरियस लेंगे। लेकिन डायरेक्ट जब खबरों में आने लगी, घर वालों को फ़ोन आने लगे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो लड़ रहा है क्या? हाँ, हमें फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन अब खबरों में आई है तो लड़ ही रहा होगा। और फिर जब मैंने फ़ोन किया कि मैं कल घर पे पहुंच रहा हूं आशीर्वाद के लिए, तो उन्होंने बताया कि आज मीडिया वाले आए हुए हैं, सब पूछ रहे हैं कि आप बोलिए कुछ, आपका लड़का लड़ रहा है तो क्या बोलना है। मैंने कहा जो इच्छा है वो बोलो, मैंने भी तो कुछ सोचा समझा नहीं था, आप भी कुछ सोचा समझा मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनका ये था कि सपोर्टिव थी हाँ फैमिली? बिल्कुल, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि गांव से मुझे इतना सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, कि मतलब ये तो सपोर्ट मिलेगा ही कि हाँ भाई जाओ लड़ो, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं लड़ो और हम आपके साथ चल रहे हैं, मतलब बस वगैरह लेके वहीं चलेंगे। अरे वाह, तैयार है आने के लिए। नॉमिनेशंस तो वापस नहीं लेंगे ना, क्योंकि हम देख रहे हैं इस इलेक्शंस में जिस तरह से नॉमिनेशंस वापस लिए जा रहे हैं, आप तो नॉमिनेशन वापस नहीं लोगे ना? देखिए, अगर मेरा नॉमिनेशन वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद वापस नहीं लूँगा। वो होने की जो भी प्रक्रिया है वो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं ऐसी कोशिश कि ऐसी तरीके से हम नॉमिनेशन करें वहाँ पे कि वो रद्द ना हो। अगर उसके बाद की अगर बात करें तो नॉमिनेशन वापस तो मैं लूँगा नहीं, ये तो फॉर श्योर है, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की जो गारंटी है उससे बढ़ के गारंटी है ये, कि हम वापस नहीं लेंगे। हम देखते हैं इलेक्शंस में कैंपेन जो होता है, इलेक्शन कैंपेन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सब पार्टीज़ की, चाहे वो लीडर्स हो, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी सोची है कि आपके जो इलेक्शन कैंपेन होगा वो किस तरह से होगा? देखिए, जो स्ट्रेटजी है ये जो है ना, राजनीतिक लोगों का काम होता है, बहुत कुछ चीज़ें बनती है, यूँ बड़ी रैली होगी, इसमें इतने लोग आने ही चाहिए, अगर नहीं दिखे तो लोग माहौल बदल जाएगा। हमारे वाले कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम कुछ भी रणनीति नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ना सोर्स है हमारे पास कि हम यूँ करें, ना हमारे पास कुछ पहले का प्लान है, ना हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने निकले थे पहले से प्लान करके। अब हम निकल पड़े हैं तो सब कुछ होता जाएगा। अगर हमारे पास 20 लोग भी हैं तो हमें बताने में कोई संकोच नहीं है कि 20 लोगों को समझाएंगे। फिर हम, अगर हमारे पास 25 लोग हैं तो हम उनको समझाएंगे, अगर 500 आते हैं तो उनको समझाएंगे। हम कोई 500 दे के बुलाने वाले तो बंदे हैं नहीं, ना हमारे पास पैसे हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए कि आप बनारस में हैं, आपको वहाँ की ऑडियंस को एड्रेस करना है, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली आप श्याम रंगीला बन के ही उनको एड्रेस करेंगे, बट उसमें से एक सेगमेंट है जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिशियन, कोई भी 3 पॉलिटिशियन आप ले लीजिए अपने हिसाब से, उनकी तरह बन के 1 मिनट में अगर वहाँ की ऑडियंस को आपको एड्रेस करना, तो क्या होगा 1 मिनट? 3 पॉलिटिशियन में स्विच करना है आपको, ठीक है? समझ तो गए? अभी इसमें सबसे पहले आ रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, देखिए भैया, देखिए श्याम रंगीला जो है बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानता हूं। अगर हमारा कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट यहां नहीं होता तो मैं ये कहता कि भैया आप इसको वोट दीजिएगा। लेकिन अगर ये कैमरा बंद हो तो मैं अभी भी कह दूं आप सबको कि इसी को वोट दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहूंगा मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अब इसके बाद आएंगे अशोक गहलोत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। श्याम रंगीला है, राजस्थान का है, युवा लड़का है, युवा लड़का अच्छा कार्यकर्ता है, भाई इसको वोट देना है, बनारस की जनता वोट देगी तो ये राजस्थान का भी नाम करेगा, बनारस का भी नाम करेगा। और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत खराब पार्टी है भाई, हमारी पार्टी का नेता है वहाँ पे बनारस में, लेकिन ये भी तो नेता ही है, युवा लड़का है, वोट देना है इसको। तो ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इसके बाद आएंगे केजरीवाल जी।
ये क्या हो रहा है जी? पहले मैं भी लड़ा था 2014 में, मैं भी लड़ा था, दिल से लड़ा था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। वैसा ही सपोर्ट आप श्याम रंगीला को देना जी। देखिए मेरे को तो जेल में डाल रखा है, आपको जेल में नहीं डाल रखा। आपको वोट डालना है, और आपको वोट नहीं डालना है, रंगीला को वोट डालना है। डालना आप ही को है, लेकिन डालना रंगीला को है। आप समझना इसके बीच की मतलब समझना जी। हम जरूर मिले हुए हैं, लेकिन रंगीला जो है ना, ये पूरे देश की आवाज बन के उभरा है जी। वोट देना जी। भगवंत मान जी ये बोलेंगे राजनीति दे विच आ रंगीला जिहड़ा है वाराणसी दे विच जो कम एने कीता है चंगा कम है। मैं आई आखूंगा सारिਆਂ ਨੂੰ वोट जरूर पाना है, रंगीला ਨੂੰ पाना है। बहुत खूब, काफ़ी अच्छे से आपने की। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ये हंसी मजाक नहीं होता। तो पॉलिटिक्स को लेकर आप कितना सीरियस हैं? देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ, और सीरियस होकर ही निकला हूँ। तो और अब मैं, अगर आप इस पे बात करोगे तो मैं पौने घंटे बात करूँ जैसे बाकी नेता करते हैं, वैसी बातें करूँगा ही नहीं। ये जो मैंने बात करी है ना, ये सारे युवाओं को समझ में आ गई। मैंने 2 लाइनों की बात करी। मैंने कहा सूरत में गलत हुआ, जो चंडीगढ़ में वो गलत हुआ, इंदौर में उधर वो भी गलत हुआ कांग्रेस के लिए। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें बीजेपी की अकेली गलती नहीं है, गलती इसमें कांग्रेस की भी है। तो जो कैंडिडेट उनके है वो उनके भरोसे लायक ही नहीं है, मतलब वो चले जा रहे हैं यार, ये क्या हो क्या रहा है देश में। तो ये जो मैंने 2 लाइनें बोली, ये लोगों को आगे समझ में। अब मैं ये बोलूँगा, मैं आपकी नालियों का विकास करूँगा, आपके पानी की व्यवस्था कर दूंगा, आपकी बिजली की व्यवस्था कर दूंगा। सारे यही बोलते हैं, भैया आप बिजली व्यवस्था करो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आ कैसे रहे हो वहाँ पे? आप सूरत में जो कैंडिडेट होगा, जो जीत गया है, वो उस जनता के बीच में जाएगा जिस जनता ने उसको जिताया ही नहीं है, वोट ही नहीं दिया। जो जनता कहेगी भैया हम इसको वोट, हमें पसंद ही नहीं है, तो कईयों का अधिकार ही छीन लिया ना। तो हम वो बात की हमने, और वो लोगों को समझ में आ गई। वोटिंग के अधिकार को बचाने के लिए निकले। लोकतंत्र तो है ही, लोकतंत्र में जो काम हुआ है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से हुआ कि भैया सबने पर्चा पीछे खींच लिया, और ये तो नियमानुसार तो बनना ही था। लेकिन लोगों के वोटिंग को अधिकार लोगों का तब बचेगा जब वहाँ पे कैंडिडेट होगा। लोकतंत्र बिल्कुल सेफ है, सेफ लोकतंत्र है, तभी मैं वहाँ पे नामांकन दाखिल कर पाऊंगा, और मैं वहाँ पे नाम दर्ज करा पाऊंगा, और लोग वोट दे पाएंगे। तो ये जो है ना, ये वोटिंग के अधिकार को बचाने लोगों के पास एक ऑप्शन रहे, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहे। अगर ऑप्शन रहे वहाँ पे। हम अगर कॉमेडी और पॉलिटिक्स की बात करें, तो इसमें अगर मैं सिमिलैरिटी पूछूं, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है जी कि जनता सामने होती है, और वही एक बंदा कॉमेडी में सामने खड़ा होता है, जनता सामने होती है। वही सेम सिचुएशन वहाँ होती है, जनता सामने होती है। हमारी वाली जनता 500 रुपये दे करके देखने आती है, वहाँ पे उनको दिए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और जो नेता जो बोलता है, तो उस पर क्या है, हम जो बोलते हैं तो लोग वैसे हंसते हैं चीज़ों को समझ करके, और वहाँ पे वो वैसे हंस देते हैं लोग। कई ऐसे नेता ऐसे हैं कि अपनी भाषाओं से हंसा देते हैं भाषणों से। तो सिमिलरिटी तो है ही, लेकिन कुछ वो भी हैं कि कॉमेडी में कुछ चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ती है कि यहाँ पे ये बात नहीं करनी, इस पे कॉमेडी नहीं करनी, इस टॉपिक पे कॉमेडी नहीं करनी। पॉलिटिक्स में ये है कि कुछ भी बोल दो, अनाप शनाप कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपको ये नहीं बोलना, कुछ भी बोल दो। धर्म के लिए, जाति के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कुछ भी बोल दो। बट अब क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी होना चाहिए ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत वैसा हम देखते हैं कि बहुत बार लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए वहाँ पर भी? जैसे हम देखते हैं ना कि आर्ट में या फिर सेंसरशिप की बात कही जाती है, तो क्या ऐसा पॉलिटिशियंस के लिए भी ऐसा कुछ, अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें, तो क्या उसमें होना चाहिए ऐसा कुछ? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, उनको कुछ आ जाते हैं और फिर सीधा बोलने लग जाते हैं ना, तो फिर कई बार चीज़ें उधर उधर हो जाती है। वो सोचने समझनी चाहिए चीज़ों को, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। और ये बात हम कर रहे हैं, बस ये यहाँ ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाएगा ये। और इसीलिए मैंने सिर्फ सूरत की मैं बात करता कि सूरत में गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वहीं ख़त्म हो जाती। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कांग्रेस ने उसके बारे में बात ही नहीं करी। वो इलेक्शन कमीशन को जाके बोल रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, देखो हमारे कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट है वो, मतलब आपने उस पर भरोसा जताया है, आपको देखना चाहिए था कि भैया हम किस पे भरोसा जता रहे हैं। तो जब आपका कैंडिडेट ही वो उस तरीके का है, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके क्या करोगे? वो इलेक्शन कमीशन क्यों बोलेंगे कि भैया आप दोबारा किसी को लड़ाते हैं? वो तो तरीके से ही हुआ है ना, तो नियम ईमानदारी है, तो नियम, आपके हाँ। पास नहीं है।
तो वो सब चीज़ें हम बात करके रह जाते हैं, मैं कुछ करने निकल गया, बस इतना ही फ़र्क है। तो शाम, हम बात कर रहे थे आर्ट की, हम बात कर रहे थे कॉमेडी की, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉमेडियंस जो हैं वो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि सेंसरशिप आर्ट पे बहुत ज़्यादा पिछले कुछ साल में हो गया है। तो एक आर्टिस्ट के तौर पर क्या आपने भी कभी फील किया कि एक आर्ट फॉर्म में, कॉमेडी में सेंसरशिप आ चुका है और उसको किस तरह से डील किया? देखिए, अब मैं ये बात कहूँगा कि बहुत आ चुका है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे मुझे किसी ने नहीं रोका, यूट्यूब पे जो मैंने मन किया वो किया। यूट्यूब के लिए मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर तानाशाही इतनी ज़्यादा होती तो मेरे पे कार्रवाई होती यूट्यूब के लिए तो मैं बता देता। हाँ, यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट मैंने बनाया उसमें 2 बार कार्रवाई हुई। जब पेट्रोल पंप वाला मुद्दा हुआ तब हुई, वो यूट्यूब के वो सेंसर नहीं हुआ, वो रोका नहीं गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मतलब उसके गाइडलाइंस पे उनका हाँ, कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो भी मैं रिलीज कर सकता हूँ इस देश में। वो एक आता है ना कि रिलीज करने के बाद में ये हट गया क्योंकि आपने ये बोला, वो एक अलग चीज में गाइडलाइंस उसमें आ जाते हैं। हाँ। वो उस पे नहीं आती है, उसके ऊपर आती है कि ये इसने बोला है, अब इस पे कार्रवाई करो। तो मेरे पे जो कार्रवाई हुई वो पेट्रोल पंप का जो मुद्दा था उस पे कार्रवाई हुई, जिसमें मैंने ये बताया कि 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल यहाँ पे हो गया है और हमने 100 रुपये का आंकड़ा जो छुआ दिया है पेट्रोल का, उस पे कार्रवाई हुई। और उसके बाद एक मैंने कोई नील गाय को कुछ खिला दिया था, वो वैसा ही वीडियो बनाने के लिए, हाँ, जंगल सफारी उसका नाम था वीडियो का, तो उस पे कार्रवाई हुई। तो जो ये कार्रवाई है ना, ये होती है थोड़ी, लेकिन ये चलो ठीक है, हो गई, थोड़े दिन चल रहा है मामला, फिर हमें भी लड़ना नहीं है इन चीज़ों में जो एक बनता है। जैसे पेट्रोल पंप वाले में यूँ था कि कार्रवाई करने की बात चली और फिर वो मीडिया का इतना सपोर्ट रहा, लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि यार ये इसमें क्या गलत था, तो रफा दफा हो गया मामला। और इसमें 11,000 रुपये दे करके मैंने वो उसमें था कि जुर्माना भरना है, मैंने भर दिया। तो वो चीज़ें होती हैं। और टीवी पे जो है वो तो मैं उसकी तो मैं जिक्र ही कर रहा हूँ कि वो हो ही रही है, टीवी पे जो चीज़ें कट जाती हैं। अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो क्या वो लिखते वक्त ये सोचना पड़ता है कि क्या इससे किसी के सेंटिमेंट ना हर्ट हो जाए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ये वाली चीज़ जो है किसी के सेंटिमेंट को ठोस ना पहुंच जाए या फिर लोग इससे आहत ना हो जाए, एक ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो क्या आप भी स्क्रिप्ट लिखते टाइम ये सारी चीज़ें सोचते हो? बिल्कुल सोचते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है कि किसी की भावनाएँ आहत ना हो, क्योंकि हमें जो चीज़ लिखनी है वो हमें प्रेजेंट करनी है और फिर उसके बाद लोगों को, हमारा मकसद है हंसाएं, और मेरा मकसद ये रहता है हंसाने के साथ साथ कुछ एक संदेश जाए, कुछ चीज़ समझदारी की हो। तो उसी में अगर बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें बहुत हंसी आएगी, अगर वो बहुत रिलीज हो तो बहुत वायरल होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं कि वो किसी के लिए वो यूँ होती है कि यार ये थोड़ा सा सही नहीं किया, लाइन क्रॉस। हाँ, फिर हम हटा देते हैं उनको। बहुत फनी होती है, बहुत चीज़ें होती है, दुख होता होगा तो कि कंटेंट, अपना कंटेंट हटाना पड़ रहा है। वो करते हैं जब लाइव शो होता है तब करते हैं, जब कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तब करते हैं। तब उसमें क्या होता है कि वो बाहर नहीं जानी चाहिए चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी होती हैं। आईपीएल को और इंडियन जनरल इलेक्शन को के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ बता रहे हो, तो अगर 3 सिमिलैरिटी बतानी हो तो वो क्या है? 3 तो, पहली तो ये है कि 272 पार करना बड़ी बात नहीं रही है, ये पहली सिमिलरिटी है। और मैंने जब बोला था तो एक ही बार हुआ था ये, और उसके बाद 3 बार हो गया, तो बोलने के बाद में ये तो बड़ी बात रही नहीं। और दूसरी ये है कि जो एक, अब मैंने उस वीडियो में तो बोला ही था, मुझे लगता है कि अंबानी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी टीमें दोनों तरफ हैं, ठीक है। और अंबानी जी ने ये सोचा था कि अगर मैं आईपीएल में भी गुजराती कोई कैप्टन ले लूँ तो मैं वहाँ भी लगातार जीत सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी वो हार ही रहे हैं, कैप्टन काम नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं, मोदी जी फिर उसमें कहते हैं कि भाइयों बहनों, ज़रूरी नहीं कि हर गुजराती कैप्टन से आपको जीत मिले, क्योंकि मैं ये एक आपको सुझाव देता हूँ कि वही जीतेगा जो अच्छी फेंकेगा। पांड्या की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत खूब। अगर हम आईपीएल के जो टेबल, स्कोर टेबल है, उसमें जो टीम है उसको अगर इंडियन इलेक्शन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कंपेयर करें, जैसे नंबर 1, नंबर 2, तो आपके हिसाब से क्या रैंकिंग होगी? जैसे अभी नंबर 1 पे केकेआर है, तो आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन है? भाजपा। नंबर 2 पे अभी आरआर है, नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को आप नंबर 2 पे बोल रहे हो, ठीक है। आरसीबी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? मुझे आरसीबी है ना, कांग्रेस ही लगती है, क्योंकि कब जीतती तो है, राज्य में तो जीतते हैं कुछ, वो भी जीतते हैं, लेकिन वो कप हासिल करने वाली बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं आपको फिर से एक सिचुएशन दूंगी। 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उस रिजल्ट को अगर वो क्रिकेट की कमेंट्री की तरह बताया जाए और उस रिजल्ट को हमारे पॉलिटिशियन बताएं,
तो वो किस तरह से अनाउंसमेंट होगी? इलेक्शन का रिजल्ट? हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं 4 जून को, एंड जो पॉलिटिशियंस हैं वो अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट्स कि इस पार्टी को फलाना मिल गया, इस पार्टी को ढिकाना, इतने सीट्स मिल गए। तो वो अगर बता रहे क्रिकेट की कमेंट्री की तरह, तो वो किस तरह से होगा? मोदी जी बताएंगे, भाइयों बहनों, 7 मैचों की श्रृंखला में हमने 400 का आंकड़ा, 400 का स्कोर पार कर लिया है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। दुख इस बात का है कि हमारे दिग्गज कुछ क्रिकेटर वो अपना स्कोर सही से नहीं कर पाए और वो आउट हो गए। लेकिन साथियों, 400 पार के आंकड़े को कोई छू नहीं सकेगा और हम विजयी हुए, इसकी हमें बहुत खुशी है। और राहुल जी बोलेंगे, ये देखिए भैया, ये जो परिणाम आया है बहुत दुखी करने वाला परिणाम है। जो मैदान का जो माहौल था वो हमारे अनुकूल नहीं था। जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई उनमें भैया बहुत सारी दिक्कतें थी। ये भैया ईमानदारी से कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो रिजल्ट आया ये बहुत ईमानदारी वाला नहीं है, बेईमानी से आया भैया। हम ये आरोप लगाते हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। और केजरीवाल जी कहेंगे, हमें तो खेलने ही नहीं दिया जी, हमें खेलने नहीं दिया, हमारी टीम ही नहीं थी जी, हमारी टीम में कैप्टन नहीं था जी, कुछ भी नहीं था, हमें खेलने नहीं दिया। हम दोबारा चाहते हैं जी, दोबारा मैच हो। बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर फुल फ्लेज्ड पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो अभी की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें और अभी सिचुएशन को देखें तो वो कौन से एरियाज होंगे जिसमें आप काम करना चाहोगे? क्योंकि बनारस को लेकर तो आपको है कि हमें राइट टू वोट बचाना है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए, उस टाइम वो कौन कौन से एरियाज होंगे? देखिए, मैं राजस्थान की बात करूँगा क्योंकि मैं मुझे पता नहीं है बाहर का इतना। मैं सिर्फ जाता हूँ, कहीं जाता हूँ तो मैं शो करके आ जाता हूँ। अभी मैं बोलूँ, जैसे मैंने जितना पढ़ लूँ मैं कहीं नेट पे और मैं उसी की बात करूँ, मुझे लगता है मैं उस एरिया में जाऊँगा, राजस्थान भारत के उस एरिया में पानी की समस्या है, वहाँ पे मैंने ये सब बातें ना बेईमानी वाली हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फुल टाइम करूँगा तो हमारे जो एरिया की मुझे समझ है, तो जहाँ की मुझे समझ है, जहाँ की मुझे कमियाँ पता है, जहाँ पे मुझे यूँ लगता है कि यहाँ पे ये काम हो सकता है, यहाँ पे काम करूँगा तो ठीक रहेगा, तो मैं वहीं की बात करूँगा। तो हमारा एरिया ये राजस्थान ही है जहाँ पे मैं काम कुछ करना चाहूँगा। इस पे एक कॉन्ट्रडिक्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आपने बोला आप राजस्थान में काम करना चाहेंगे, बट जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई है तो आप बनारस से लड़ रहे हैं, वहाँ के आप लोगों को नहीं जानते, तो ऐसा क्यों? राजस्थान से भी तो लड़कर आप एक संदेश पहुँचा सकते थे। देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, तो जब मैंने निर्णय किया तब तक चुनाव हो चुके थे। उस टाइम नॉमिनेशन अगर नहीं हुए होते तो क्या आप राजस्थान से लड़ते? हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य अगर लड़ना होता, चुनाव लड़ना होता, तो मैं यूँ है कि चुनाव लड़ लेता। मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं था, मेरा उद्देश्य बाद में डिसाइड हुआ और फिर हम वाराणसी से लड़े। और मुझे ये लगता है कि जैसे वाराणसी से लड़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है ये होंगी वाराणसी से ही होंगी, अगर वहाँ से लड़ता तो नहीं होती। लेकिन अगर मुझे अभी भी कोई कह दे कि फिलहाल जो सीटें हैं उनमें से इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जो है ना वो नामांकन वापस लेगा और उसके बाद सारे लेंगे, तो मैं वाराणसी छोड़ करके उस सीट पे नामांकन भर दूंगा। हाँ, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या हो जाएगा। तो मुझे एक सीट दिख रही है कि वाराणसी है, यहाँ से कुछ चीज़ें फैली जा सकती है कि भैया आप ईमानदारी दिखाओ, जो नामांकन जिन्होंने निर्दलीय भराया, जिन्होंने, अरे डटे तो रहो, कम से कम अधिकार तो मिले लोगों को। तो एक बार अब अगर आपने बनारस से नॉमिनेशन फाइल कर दिया, फिर कहीं और पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है या हो सकता है, तो फिर आप वहाँ से भी नॉमिनेशन फाइल कर दोगे? भी नहीं, मैं तो यहाँ से छोड़ अच्छा, वापस फिर कर मैं तो, लोगे? मुझे मेरी लड़ाई वहाँ मोदी जी से है ही नहीं, फिर मेरी लड़ाई वहाँ से है। मेरी लड़ाई है कि वहाँ कहीं के भी लोगों उनको वो अधिकार मिले, लोकतंत्र के साथ मजाक सा ना हो, वो लोकतंत्र के साथ नोटा पे ना जाए, उनके पास एक कैंडिडेट का ऑप्शन हो। हाँ, नोटा भी तो मुझे लगता है नोटा भी होना चाहिए था, नोटा और वो कैंडिडेट उसका भी होना चाहिए था, ये होना चाहिए। मैं तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 2 ऑप्शन होने चाहिए, नोटा और वो एक बंदा, अगर कोई ऐसे हो रहा है तो। अगर किसी कैंडिडेट को बिना इलेक्शंस के जितवाया जाए, ऐसे दिख रहा है ना जैसे कि हाँ सबने पर्चा भी लिया है, वापस लिया है, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि नोटा और वो दोनों। देखते हैं, नोटा जीतेगा फिर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको फट आंसर करना है। तो अगर आपको श्याम रंगीला को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? रंगीला। अगर आप जीत गए तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप करोगे? सबसे पहला काम होगा मैं सबका धन्यवाद करूंगा। और अगर हार गए तो? हार गए तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर इंडियन पॉलिटिक्स को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? IPL ही है। प्रधानमंत्री की एक बात जो आपको बहुत पसंद हो? एक्टिंग। और एक बात जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो? एक्टिंग।
अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं भविष्य में जाके मान लीजिए, तो उसका साइन किस तरह से होगा? उसका साइन मुझे लग रहा है कि कोई कलरफुल ही होगा, कुछ मतलब ऐसे कुछ कलर्स, हाँ, कुछ क्रेयॉन कलर, को लेते हाँ, हुए, ऐसा रंगीला कुछ। को रिप्रेजेंट करते हुए। हाँ। ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बनारस की जनता को, मान लीजिए आप एक स्टेज पर हैं, जैसे हम देखते हैं ना यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में 2 कैंडिडेट जो होते हैं एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं इस तरह से, तो मान लीजिए आप बनारस में हैं, आप स्टेज पर हैं और आपको बनारस की जनता से बताना है कि आप बेटर कैंडिडेट क्यों हैं, तो वो आपकी स्पीच जो है वो कैसी होगी? साथियों, जिस प्रकार से आपने मोदी जी को सुना होगा, मुझे भी आप सुनिए, मैं उनसे कम नहीं हूं, हालांकि थोड़ी फेंकता कम हूं और गालियां मुझे भी पड़ती हैं। कोई मुझे कहता है कि आप तो 56 इंच वाले के सामने लड़ने चले हो, आप 56 किलो के भी नहीं हो। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे जोकर कहा। मैंने जब लोगों से फंड मांगा मुझे भिखारी कहा। मैंने जब नौकरी मांगी मोदी जी से मन की बात करने के लिए, डबिंग के लिए, मैंने कहा लीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा ये तो भीख मांगता है। भाइयों बहनों, मुझे इतनी गाली पड़ी है, अगर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले आ जाएं तो मैं दूसरे नंबर पे आऊंगा, पहले पे नहीं आऊंगा, क्योंकि पहले पे मोदी जी हैं।